हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेस बीकानेर पर हार्दिक स्वागत है। बीए फोर्थ सेमेस्टर की महामेरथन क्लास, और ये आपके लिए क्लास रहने वाली है इकोनॉमिक्स की, यानी जिनके भी अर्थशास्त्र सब्जेक्ट है उनके लिए क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपके लिए जिनको भी इसकी PDF नोट्स लेने हैं तो आपको नंबर दे रखे आप इन पर मैसेज कर सकते हैं, और नाम मात्र शुल्क के साथ आपको हर सब्जेक्ट की PDF मिल सकती है। ठीक है, इसके लिए आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कैसे करना है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर या कमेंट पिन किया हुआ है, वहां से व्हाट्सएप चैनल की लिंक डाल रखी है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर ले, ताकि इस पेपर का या इस एग्जाम का कोई भी एग्जाम के आपके वहां से गेस्ट पेपर आपको मिल सके। विद्यार्थियों, तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। सभी विद्यार्थी जो क्लास को देख रहे हैं लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला क्वेश्चन है कि मुद्रा का महत्व एवं कार्यों का विस्तृत वर्णन कीजिए। अगर विद्यार्थियों बात करें मुद्रा आधुनिक अर्थव्यवस्था का आधार होता है। मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य रूप से वस्तुओं एवं सेवाओं के विनिमय तथा ऋणों के भुगतान के लिए स्वीकार किया जाता है। प्रारंभ में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, किंतु उसकी कठिनाइयों के कारण मुद्रा का विकास हुआ। मुद्रा का प्रमुख महत्व यह है कि यह आर्थिक गतिविधियों को सरल, सुगम एवं गतिशील बनाती है। उत्पादन, उपभोग, विनिमय एवं वितरण की समस्त प्रक्रियाएं मुद्रा पर आधारित होती है। मुद्रा के बिना आधुनिक अर्थव्यवस्था की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यानी मुद्रा का मतलब क्या होता है? मुद्रा के बिना कोई ऐसा कार्य नहीं है जो हम कर सकते हैं। मुद्रा के बिना आधुनिक अर्थव्यवस्था, आज हम देखते हैं कि कुछ सालों पहले 1000 रुपये 2000 रुपये की बहुत वैल्यू होती थी, लेकिन आज के टाइम इस टाइप से उसका वैल्यू ज़्यादा बढ़ गई है कि वो मुद्रा का प्रसार और भी ज़्यादा बढ़ गया है। विद्यार्थियों, उसके बाद मुद्रा के कार्यों को मुख्यतः 4 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? पहला पॉइंट है विनिमय का माध्यम, यानी मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यानी मुद्रा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य वस्तु एवं सेवाओं के क्रय विक्रय के माध्यम से रूप में किया जाता है। इससे वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां समाप्त हो जाती है। दूसरा आता है मूल्य व्यापक। दूसरा क्या है? मूल्य मापक, यानी मेजर ऑफ वैल्यू। यानी मुद्रा सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को एक समान मापदंड के व्यक्त करती है। इससे विभिन्न वस्तुओं के मूल्यों की तुलना करना सरल हो जाता है। नेक्स्ट 3 नंबर पॉइंट है स्थगित भुगतानों का मानक, यानी स्थगित भुगतानों का मानक। तो भविष्य में होने वाले भुगतानों, ऋणों एवं अनुबंधों का निर्धारण मुद्रा में किया जाता है। चौथा पॉइंट है मूल्य संचय का साधन, यानी मुद्रा क्रय शक्ति को सुरक्षित कर रखने का साधन होती है। व्यक्ति अपनी आय का कुछ भाग भविष्य की आवश्यकताओं के लिए मुद्रा के रूप में बचा कर रख सकता है। विद्यार्थियों, इसके अतिरिक्त मुद्रा राष्ट्रीय आय के वितरण, पूंजी निर्माण और आर्थिक विकास, बचत एवं निवेश को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि मुद्रा आधुनिक जीवन की धुरी होती है, और ये उत्पादन, विनिमय, वितरण एवं उपभोग की प्रक्रियाओं को व्यवस्थित एवं गतिशील बनाकर आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विद्यार्थियों, तो ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए किन्स के मुद्रा सिद्धांत, किन्स का जो मुद्रा सिद्धांत है उसकी अपने को क्या करनी है? व्याख्या करनी है। विद्यार्थियों, तो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड किन्स ने मुद्रा की मांग का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जिसे तरलता अधिमान सिद्धांत कहा जाता है। तो किन्स के अनुसार लोग अपनी संपत्ति का एक भाग नगद मुद्रा के रूप में रखना पसंद करते हैं। किन्स ने बताया कि लोग 3 उद्देश्यों से मुद्रा अपने पास रखते हैं। यानी आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि मुद्रा कितने उद्देश्यों के आधार पर अपने पास रखते हैं। तो पहला पॉइंट है लेन देन उद्देश्य। पहला उद्देश्य क्या होता है? लेन देन का उद्देश्य, यानी दैनिक जीवन के खर्चों एवं व्यापारिक भुगतानों के लिए लोग मुद्रा रखते हैं। आय जितनी अधिक होगी, लेन देन हेतु मुद्रा की मांग उतनी ज्यादा होगी। विद्यार्थियों, दूसरा पॉइंट है सावधानी उद्देश्य, यानी भविष्य की अनिश्चित परिस्थितियों को, जैसे बीमारी, दुर्घटना, आकस्मिक आवश्यकताओं के लिए लोग नगद मुद्रा अपने पास रखते हैं। विद्यार्थियों, तीसरा आता है सट्टा उद्देश्य। सट्टा उद्देश्य, यानी लोग ब्याज दरों में परिवर्तन से लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से क्या करते हैं? मुद्रा पास रखते हैं। जब ब्याज दर कम होती है ना, तो लोग क्या करते हैं? नगद रखना पसंद करते हैं तथा ब्याज दर बढ़ने पर प्रतिभूतियां खरीदते हैं। किन्स के अनुसार लेन देन एवं सावधानी हेतु मुद्रा की मांग आय पर निर्भर करती है, यानी आपकी इनकम कितनी होती है उतनी ज्यादा क्या होती है? मुद्रा की मांग होती है। जबकि सट्टा हेतु मुद्रा की मांग ब्याज दर पर निर्भर करती है। इस सिद्धांत का महत्व यह भी है कि इससे ब्याज दर के निर्धारण को समझाया गया। किन्स के अनुसार मुद्रा की मांग एवं पूर्ति के संतुलन से ब्याज दर निर्धारित होती है। विद्यार्थियों, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी वे में, यानी आपको सरल भाषा में तैयार करवाए जा रहे हैं। आप इनके नोट्स ले सकते हैं, आप इनसे अच्छी तैयारी कर सकते हैं। यानी अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, तो आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी आपको हेल्पफुल करने को मिलेंगे।
फिर इसके आलोचनाओं की बात करें तो इसके सिद्धांत केवल अल्पकाल के लिए उपयुक्त माने जाते हैं, यानी आय और ब्याज दर के अतिरिक्त अन्य कारकों की उपेक्षा की गई है। आधुनिक वित्तीय संस्थाओं के प्रभाव को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया। फिर इसका निष्कर्ष क्या है, तो कीन्स का तरलता अधिमान सिद्धांत मुद्रा की मांग और ब्याज दर निर्धारण की व्याख्या करने वाला महत्वपूर्ण सिद्धांत माना गया है और आधुनिक मौद्रिक सिद्धांतों का आधार माना जाता है। विद्यार्थियों, तो जिसने भी अभी तक एसपी क्लासेस बीकानेर को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सारे विद्यार्थी मिलकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर क्लास आपके लिए मिल सके, चाहे वो जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी लिटरेचर, सारी क्लासेस आपके लिए उपलब्ध करवा दी गई है। आप अच्छे से देख सकते हैं उनको। तीसरा क्वेश्चन है, उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा हाई पावर्ड मनी एवं मुद्रा गुणक यानी मनी मल्टीप्लियर की व्याख्या कीजिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम इसकी बात करें, यानी उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा को आधार मुद्रा या रिजर्व मुद्रा भी कहा जाता है। ये वह मुद्रा है जिसका निर्माण केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है, जो संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली के साख विस्तार का आधार बनती है। विद्यार्थियों, उच्च शक्ति प्राप्त करने में निम्न शामिल होते हैं। कौन कौन से? एक तो जनता के पास उपलब्ध नगद मुद्रा, दूसरा वाणिज्यिक बैंकों के पास नगद भंडार, तीसरा केंद्रीय बैंक में बैंकों में जमा भंडार, और इसका अगला पॉइंट है, इसे प्राय H = C+R द्वारा व्यक्त किया जाता है। विद्यार्थियों, अगर बात करें उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा को शक्तिशाली इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके आधार पर बैंक अनेक गुना साख का निर्माण कर सकते हैं। फिर क्या होता है मुद्रा गुणक? क्या होता है मुद्रा गुणक? यानी मनी मल्टीप्लियर, यानी मुद्रा गुणक वह अनुपात है जो बताता है कि आधार मुद्रा में वृद्धि होने पर कुल मुद्रा पूर्ति में कितनी वृद्धि होगी। विद्यार्थियों, तो सामान्यतः जहां M बराबर मुद्रा गुणक है, R बराबर नगद आरक्षित अनुपात होता है। यदि आरक्षित अनुपात 10% है तो 1000 रुपए की जमा राशि से बैंकिंग प्रणाली 10,000 रुपए तक जमा का निर्माण कर सकते हैं। विद्यार्थियों, ये आपको पता होना चाहिए, ये फॉर्मूले के माध्यम से आपको समझाया हुआ है। यानी अगर दोबारा देखिए इसको, यानी आरक्षित अनुपात अगर 10% होता है, ठीक है, मान लीजिए, और 1000 रुपए की आपके पास जमा राशि है, तो बैंकिंग प्रणाली उसको क्या कर देगी? 10,000 रुपए तक जमा का निर्माण कर सकते हैं। विद्यार्थियों, फिर इसके महत्व की बात करें तो मुद्रा पूर्ति के निर्धारण में सहायक होती है। दूसरा, मौद्रिक नीति की सफलता का आधार होता है। तीसरा, साख नियंत्रण में उपयोगी होता है। चौथा, आर्थिक विकास एवं निवेश को प्रभावित करता है। फिर उच्च शक्ति प्राप्त कर मुद्रा एवं मुद्रा गुण का संबंध, यानी दोनों में प्रत्यक्ष संबंध होता है। यदि केंद्रीय बैंक उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा बढ़ाता है या केंद्रों की बैंकों की ऋण देने की क्षमता उभरती है तथा मुद्रा गुणक के माध्यम से कुल मुद्रा पूर्ति में कई गुना वृद्धि हो जाती है। निष्कर्ष अगर बात करें तो उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा एवं मुद्रा गुणक आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था के अत्यंत महत्वपूर्ण घटक माने जाते हैं, जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति एवं साख विस्तार को नियंत्रित करते हैं। विद्यार्थियों, नेक्स्ट आपके लिए चौथा क्वेश्चन है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद वाणिज्यिक बैंकिंग के विकास का वर्णन कीजिए। अगर हम इसकी बात करें, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की बैंकिंग व्यवस्था सीमित एवं असंगठित थी, यानी अधिकांश बैंक निजी क्षेत्र के नियंत्रण में थे तथा ग्रामीण क्षेत्रों तक बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध नहीं पहुंच पाई थी। स्वतंत्रता के बाद बैंकिंग विकास के प्रमुख चरण निम्नलिखित है। पहला पॉइंट है बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, यानी इस अधिनियम द्वारा बैंकिंग प्रणाली को कानूनी आधार एवं नियंत्रण प्रदान किया गया था। दूसरा पॉइंट है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण, यानी 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिससे बैंकिंग व्यवस्था एवं प्रभावी नियंत्रण स्थापित हुआ था। विद्यार्थियों, फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की अगर बात करें, यानी 3 नंबर पॉइंट क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई की स्थापना 1955 में एसबीआई की स्थापना की गई ताकि ग्रामीण एवं कृषि क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार हो सके। फिर चौथा पॉइंट है बैंकों का राष्ट्रीयकरण, यानी 1969 में 14 प्रमुख बैंकों तथा 1980 में 6 अन्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिससे बैंकिंग सेवाओं का विस्तार हुआ था। विद्यार्थियों, फिर नरसिम्हा समिति सुधार, यानी 5 नंबर पॉइंट है नरसिम्हा राव समिति की बात करें तो 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद बैंकिंग क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा, दक्षता एवं निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा दिया गया। छठा पॉइंट है डिजिटल बैंकिंग का विकास। डिजिटल बैंकिंग का विकास वर्तमान में इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई तथा डिजिटल भुगतान प्रणाली ने बैंकिंग क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किए। निष्कर्षतः स्वतंत्रता के बाद भारतीय बैंकिंग व्यवस्था ने उल्लेखनीय प्रगति की है तथा आज ये देश के आर्थिक विकास की प्रमुख आधारशिला बन चुकी है। विद्यार्थियों,
फिर 5 नंबर पॉइंट है वाणिज्यिक बैंकों के प्राथमिक एवं गौण कार्यों का विस्तृत वर्णन कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 5 नंबर क्वेश्चन है। यानी वाणिज्यिक बैंक वे वित्तीय संस्थाएं होती है जो जनता से जमा स्वीकार करती है तथा ऋण प्रदान करती है। ये आधुनिक अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। अगर हम इसके प्राथमिक कार्यों की बात करें तो पहला पॉइंट है जमा स्वीकार करना, यानी चालू खाता, बचत खाता, सावधि जमा खाता। दूसरा पॉइंट है ऋण प्रदान करना, ऋण प्रदान करना। अगर इसकी बात करें तो एक तो नगद ऋण हो गया, एक अधिक वर्ष हो गया, एक बिलों की कटौती हो गई, और एक होता है अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण। तो अगर हम इसके गौण कार्यों की बात करें तो इसके अंदर आता है एक तो अभिकर्ता संबंधी कार्य, जैसे चेक संग्रह, बिल भुगतान, लाभांश संग्रह, कर भुगतान, ये सब इसके अंदर शामिल होते हैं। फिर आता है सामान्यतः उपयोगिता संबंधी कार्य, जैसे लॉकर सुविधा, यात्री चेक, बैंक गारंटी, क्रेडिट कार्ड एवं डेबिट कार्ड, ये सब इसके अंदर शामिल होते हैं। अगला पॉइंट आता है आधुनिक कार्य। कौन सा पॉइंट है? आधुनिक कार्य। इंटरनेट बैंकिंग हो गया, मोबाइल बैंकिंग हो गया, डिजिटल भुगतान हो गया, यूपीआई सेवा जैसे क्यूआर कोड वगैरह, ये सब क्या आते हैं? आधुनिक कार्यों के अंदर शामिल होते हैं। फिर इसका निष्कर्ष यह है कि वाणिज्यिक बैंक केवल जमा एवं ऋण तक सीमित नहीं है, बल्कि आधुनिक अर्थव्यवस्था के विकास, बचत संवर्धन एवं निवेश वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विद्यार्थियों, नेक्स्ट आपके लिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि बैंकिंग क्षेत्र में हाल के सुधारों का आलोचनात्मक अध्ययन कीजिए। तो विद्यार्थियों, इसके अगर क्वेश्चन की बात करें, इससे पहले जितने भी विद्यार्थी अभी क्लास को देख रहे हैं, यानी बीए 4th सेमेस्टर के अंदर इकोनॉमिक्स की क्लास, बहुत विद्यार्थियों के मैसेज आते हैं कि सर इकोनॉमिक्स की क्लास भी लगाइए, क्योंकि हमारे द्वारा हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, हिंदी लिटरेचर या सोशोलॉजी पब्लिक की और भी क्लासेज आपके लिए लगा रखी है। लेकिन बहुत विद्यार्थियों ने बोला था सर इस इकोनॉमिक्स की क्लास भी लगाइए, तो आपके लिए लेकर आइए। आपका कर्तव्य बनता है कि आप सारे विद्यार्थी मिलकर इस क्लास को हर एक उस विद्यार्थी तक पहुंचाइए जिनके लिए लाभदायक हो सके। लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि आपके लिए हर वीडियो आपके लिए आ सके। विद्यार्थियों, तो भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में आर्थिक उदारीकरण के पश्चात अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए गए। इन सुधारों का उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली को अधिक सक्षम, प्रतिस्पर्धी एवं पारदर्शी बनाना था। मुख्य सुधार निम्नलिखित है, जिसके अंदर पहला पॉइंट था उदारीकरण। क्या आता है? उदारीकरण एवं निजीकरण, यानी निजी क्षेत्र के नए बैंकों को अनुमति दी गई, जिससे प्रतिस्पर्धा बढ़ी और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हुआ था। दूसरा पॉइंट है पूंजी पर्याप्तता मानदंड, यानी अंतर्राष्ट्रीय मानकों को अपनाकर बैंकों की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाया गया। तीसरा पॉइंट है एनपीए पर नियंत्रण, यानी खराब ऋणों की समस्या को कम करने के लिए इनसॉल्विंग एंड बैंक रूपेटे कोड, यानी आईबीसी जैसे उपाय लागू किए गए। चौथा पॉइंट है डिजिटल बैंकिंग। इसके अंदर आपको ज्ञान होना चाहिए, जैसे यूपीआई हो गया, इंटरनेट बैंकिंग हो गया, मोबाइल बैंकिंग हो गया, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया गया। 5 पॉइंट है वित्तीय समावेशन, यानी जनधन योजना, रुपे कार्ड, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, डीबीटी जैसी योजनाओं के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं को गरीब एवं ग्रामीण वर्ग तक पहुंचाया गया था। विद्यार्थियों, फिर बैंक विलय यानी मर्ज करना कैसे? तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय करके उनकी कार्य कुशलता एवं प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने का प्रयास किया गया था। इसमें उपलब्धियां कैसे मिली? एक तो बैंकिंग सेवाओं का विस्तार हुआ, डिजिटल भुगतान में वृद्धि हुई, वित्तीय समावेशन हुआ और पारदर्शिता पर एवं दक्षता में सुधार हुआ था। चुनौतियां यही है कि बढ़ते साइबर अपराध हो गए, यूपीए की समस्या होगी, एनपीए की समस्या हो गई, ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी है और तकनीकी जोखिम इसके अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि खराब पेमेंट या फर्जी पेमेंट करने वाले भी बहुत विद्यार्थी होते हैं या बहुत व्यक्ति होते हैं। विद्यार्थियों, तो 7वां क्वेश्चन आपके लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के कार्यों का विस्तृत वर्णन कीजिए तथा भारतीय अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। यानी आरबीआई देश की मौद्रिक एवं बैंकिंग व्यवस्था का सर्वोच्च नियंत्रक संस्थान माना गया है। फिर आरबीआई के प्रमुख कार्य जो इस प्रकार है, जैसे पहला पॉइंट हो गया नोट निर्गमन का एकाधिकार, यानी भारत में मुद्रा नोट जारी करने का अधिकार आरबीआई के पास है। इससे मुद्रा प्रणाली में एकरूपता एवं स्थिरता बनी रहती है। दूसरा पॉइंट है सरकार का बैंकर, एजेंट एवं सलाहकार, यानी आरबीआई केंद्र एवं राज्य सरकारों के बैंक के रूप में कार्य करता है तथा उन्हें आर्थिक एवं वित्तीय मामलों में सलाह देता है। विद्यार्थियों, तीसरा पॉइंट है बैंकों का बैंक, यानी सभी राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक आरबीआई के पास अपने खाते रखते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर ऋण प्राप्त करते हैं। फिर चौथा पॉइंट है अंतिम ऋणदाता, यानी जब कोई बैंक वित्तीय संकट में होता है तब आरबीआई उसे ऋण प्रदान करता है। यानी क्या करता है? आरबीआई उसे ऋण प्रदान करता है और विदेशी विनिमय का संरक्षक भी होता है, यानी आरबीआई विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करता है तथा विनिमय दरों में स्थिरता बनाए रखता है। छठा पॉइंट है साख नियंत्रण। आपको पॉइंट्स एक एक याद होने चाहिए, जैसे इसीलिए पॉइंट्स
के आधार पर ये क्वेश्चन आंसर तैयार किए हुए हैं विद्यार्थियों। छठा पॉइंट है साख नियंत्रण, यानी आरबीआई मौद्रिक नीति के माध्यम से अर्थव्यवस्था में मुद्रा एवं साख की मात्रा को नियंत्रित करता है विद्यार्थियों। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था में आरबीआई की भूमिका, भारतीय अर्थव्यवस्था में आरबीआई की भूमिका की अगर बात करें तो आरबीआई आर्थिक विकास, मूल्य स्थिरता, रोजगार वृद्धि एवं वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कोविड-19 जैसे परिस्थितियों में आरबीआई ने ब्याज दरों में कमी एवं तरलता बढ़ाकर अर्थव्यवस्था को सहारा दिया था। भारतीय रिजर्व बैंक देश की वित्तीय व्यवस्था की धुरी है। बैंकिंग प्रणाली की स्थिरता, मुद्रा नियंत्रण एवं आर्थिक विकास में इसका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर आपके लिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि बैंक दर नीति, बैंक रेट पॉलिसी, खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या ये ऑपरेशन तथा नगद आरक्षित अनुपात CRR को साख नियंत्रण के साधनों के रूप में समझाइए। तो 8 नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें साख नियंत्रण, क्रेडिट कंट्रोल, वैसे सारे जो आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। वैसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन 1 वीक से उठा लिए और आपको करवा रहा हूँ। 1 वीक से कोई मतलब नहीं, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अच्छे से तैयार किए हुए ताकि आपकी तैयारी मजबूत हो और पूरा सिलेबस आपकी इस क्लास के अंदर तैयार हो जाए विद्यार्थियों। तो साख नियंत्रण का अर्थ अर्थव्यवस्था में मुद्रा एवं ऋण की मात्रा को नियंत्रित करना है। केंद्रीय बैंक विभिन्न साधनों के माध्यम से ये कार्य करता है। पहला पॉइंट है बैंक दर नीति, बैंक रेट पॉलिसी, यानी बैंक दर वे ब्याज दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। दूसरा, इसके अंदर बैंक दर बढ़ाने पर ऋण महंगे हो जाते हैं और बैंक दर घटाने पर ऋण सस्ते हो जाते हैं। इस प्रकार बैंक दर में परिवर्तन करके साख की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है विद्यार्थियों। दूसरा पॉइंट है खुले बाजार की क्रियाएं, खुले बाजार की क्रिया, यानी इस नीति के अंतर्गत आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय एवं विक्रय करता है। अगला पॉइंट है प्रतिभूतियों की बिक्री, यानी जनता एवं बैंकों से नकदी वापस चली जाती है, मुद्रा पूर्ति घटती है। क्या करती है? मुद्रा पूर्ति घटती है और प्रतिभूतियों की खरीद बढ़ती है, यानी बाजार में नकदी बढ़ती है और इससे अलावा ऋण देने की क्षमता भी बढ़ती है। अगला तीसरा पॉइंट है नगद आरक्षित अनुपात CRR, यानी वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत आरबीआई के पास नगद के रूप में रखना पड़ता है। यानी CRR बढ़ाने पर बैंकों की ऋण देने की क्षमता कम हो जाती है और CRR घटाने पर ऋण देने की क्षमता बढ़ जाती है। अगर हम इसके महत्व की बात करें तो एक होता है कि मुद्रास्फीति नियंत्रण होती है, आर्थिक स्थिरता आती है, मुद्रा पूर्ति का निगमन होता है और निवेश एवं उत्पादन को प्रभावित करना, यानी बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं एवं CRR बैंक के प्रमुख मात्रात्मक साख नियंत्रण साधन होते हैं जो अर्थव्यवस्था में संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं विद्यार्थियों। नेक्स्ट आपके लिए 9 नंबर क्वेश्चन है भारत में मौद्रिक नीति के उद्देश्यों एवं सीमाओं की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन भी सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मौद्रिक नीति से आशय बैंकिंग द्वारा मुद्रा एवं साख की मात्रा को नियंत्रित करने हेतु अपनाई जाने वाली नीति से भारत में आरबीआई मौद्रिक नीति का संचालन करता है। तो ये आपको छोटे वाले क्वेश्चन के आधार पर पूछ सकते हैं कि कौन करता है, तो आरबीआई करता है। फिर मौद्रिक नीति के उद्देश्य क्या है विद्यार्थियों? तो पहला पॉइंट है इसके अंदर मूल्य स्थिरता, यानी मुद्रास्फीति एवं अपस्फीति, दो प्रकार की होती है, एक होती है मुद्रास्फीति और एक होती है अपस्फीति। दोनों पर नियंत्रण रखकर कीमतों में स्थिरता बनाए रखना इसका काम होता है। फिर दूसरा पॉइंट है आर्थिक विकास, यानी निवेश एवं उत्पादन को प्रोत्साहित करके आर्थिक विकास को गति देना इसका काम भी माना जाता है। फिर पूर्ण रोजगार, तीसरा पॉइंट क्या है? पूर्ण रोजगार, यानी रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। और चौथा पॉइंट है विनिमय दर स्थिरता, यानी विदेशी मुद्रा बाजार में संतुलन बनाए रखना। पांचवा पॉइंट है वित्तीय स्थिरता, यानी बैंकिंग प्रणाली को सुरक्षित एवं मजबूत बनाना। फिर मौद्रिक नीति की सीमाओं की बात करें तो पहला पॉइंट है असंगठित क्षेत्र का प्रभाव, यानी भारत में असंगठित वित्तीय संस्थाओं की बड़ी भूमिका होने से मौद्रिक नीति का प्रभाव सीमित हो जाता है। दूसरा पॉइंट है संरचनात्मक बाधाएं, यानी कृषि पर निर्भरता एवं अविकसित बाजार नीति की प्रभावशीलता कम करते हैं। तीसरा पॉइंट है निवेशकों की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियां, केवल ब्याज दरों में परिवर्तन से निवेश निर्णय हमेशा प्रभावित नहीं होते। चौथा पॉइंट है राजकोषीय नीति पर निर्भरता, यानी मौद्रिक नीति की सफलता कई बार सरकारी वित्तीय नीतियों पर निर्भर करती है। इसका निष्कर्ष यही है कि मौद्रिक नीति भारतीय अर्थव्यवस्था के संचालन का महत्वपूर्ण साधन है। यद्यपि इसकी कुछ सीमाएं भी है, फिर भी मूल्य स्थिरता एवं आर्थिक विकास के लिए इसका महत्व अत्यधिक माना जाता है विद्यार्थियों। फिर आपके लिए 10 नंबर क्वेश्चन है लोक वित्त का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र एवं महत्व का विस्तृत वर्णन कीजिए। अगर बात करें लोक वित्त, तो लोक वित्त से आशय सरकार की आय, व्यय, ऋण एवं वित्तीय गतिविधियों के अध्ययन से। यह अध्ययन करता है कि सरकार किस प्रकार संसाधन प्राप्त करती है, उसका उपयोग जन कल्याण के लिए करती है। और अगर बात करें लोक वित्त की प्रकृति की,
तो ये सामाजिक विज्ञान है, इसका संबंध जन कल्याण से, और ये सरकारी आय एवं व्यय का अध्ययन करता है, यानी ये आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय पर बल देता है। फिर आता है लोक वित्त का क्षेत्र। लोक वित्त का क्षेत्र कैसे, तो सार्वजनिक आय यानी करों एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त आय होती है। सार्वजनिक व्यय होता है यानी सरकार द्वारा विकास एवं कल्याण कार्यों पर किया गया व्यय। यानी तीसरा पॉइंट है सार्वजनिक ऋण, यानी सरकार द्वारा लिए गए आंतरिक एवं बाह्य ऋण। फिर चौथा पॉइंट है वित्तीय प्रशासन, बजट निर्माण एवं वित्तीय नियंत्रण। अगर इसके महत्व की बात करें तो एक तो आर्थिक विकास को गति पर देता है और सामाजिक असमानता कम करता है, रोजगार सृजन में सहायक होता है और सार्वजनिक सुविधाओं का विकास करता है और राष्ट्रीय आय के न्यायपूर्ण वितरण में योगदान देता है। विद्यार्थियों, अगला आपके लिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि निजी वित्त एवं लोक वित्त में अंतर स्पष्ट कीजिए। विद्यार्थियों, वित्त का संबंध आय एवं व्यय के प्रबंधन से। निजी वित्त व्यक्ति या निजी संस्थाओं से संबंधित होता है, यानी जबकि लोक वित्त सरकार से संबंधित होता है। विद्यार्थियों, तो बात करते हैं निजी वित्त और लोक वित्त में अंतर। पहले तो उद्देश्य के आधार पर, यानी निजी वित्त का उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है, जबकि लोक वित्त का उद्देश्य जन कल्याण से होता है। फिर दूसरा पॉइंट है आय एवं व्यय, यानी निजी व्यक्ति पहले आय प्राप्त करता है और फिर व्यय करता है। सरकार पहले आय व्यय करती है और उसके बाद में करो या व्यय आय का प्राप्त करती है। फिर तीसरा पॉइंट है क्षेत्र के आधार पर, यानी निजी वित्त का क्षेत्र सीमित होता है, क्या होता है, लिमिट होता है, जबकि लोक वित्त का क्षेत्र व्यापक होता है। फिर गोपनीयता क्या है, तो निजी वित्त में गोपनीयता रखी रहती है, जबकि लोक वित्त में पारदर्शिता आवश्यक मानी जाती है। इसकी ऋण व्यवस्था कैसी है, तो निजी व्यक्तियों की ऋण लेने की क्षमता सीमित होती है, जबकि सरकार की ऋण लेने की क्षमता अधिक होती है। इसका निष्कर्ष यही है कि यद्यपि दोनों का संबंध आय और व्यय से होता है, फिर भी उनका उद्देश्य क्षेत्र एवं कार्य प्रणाली में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट आपके लिए 12 नंबर क्वेश्चन है सार्वजनिक वस्तुएं, पब्लिक गुड्स क्या है, उसकी विशेषताएं एवं महत्व का वर्णन कीजिए। तो विद्यार्थियों, सार्वजनिक वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनका उपयोग समाज के सभी लोग समान रूप से करते हैं तथा जिनके उपयोग से किसी अन्य व्यक्ति के उपयोग में कमी नहीं आती। उदाहरणतः राष्ट्रीय रक्षा, सड़क प्रकाश व्यवस्था, पुलिस सेवा, न्याय व्यवस्था, ये सब इसके अंदर शामिल होता है। फिर पहला पॉइंट है कि सार्वजनिक वस्तुओं की विशेषताओं की बात करें तो पहला पॉइंट इसके अंदर गैर प्रतिस्पर्धात्मकता। गैर प्रतिस्पर्धात्मकता यानी एक व्यक्ति द्वारा उपयोग करने से दूसरे व्यक्ति के उपयोग में कमी नहीं आती। दूसरा गैर बहिष्करण यानी बहिष्करण, किसी व्यक्ति को इसके उपयोग से अलग नहीं किया जा सकता। तीसरा पॉइंट है सामूहिक उपयोग, सामूहिक उपभोग, तो इनका लाभ पूरे समाज को प्राप्त होता है। चौथा पॉइंट है जन कल्याणकारी प्रकृति, यानी इनका उपयोग उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि जनहित में जारी होता है। इसका महत्व क्या है, तो एक तो राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करती है, सामाजिक कल्याण में वृद्धि करती है, आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करती है, नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाती है और निजी क्षेत्र की कमियों को दूर करती है। इसका ये महत्व होता है। फिर इसका निष्कर्ष क्या है, तो सार्वजनिक वस्तुएं आधुनिक कल्याणकारी राज्य की आधारशिला होती है। इसके बिना सामाजिक एवं आर्थिक विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। विद्यार्थियों, फिर नेक्स्ट आपके लिए 13 नंबर क्वेश्चन है कराधान का अर्थ स्पष्ट कीजिए। कराधान का अर्थ स्पष्ट कीजिए। करों के सिद्धांत एवं वर्गीकरण का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो कर वे अनिवार्य भुगतान है, कर इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जिसको टैक्स बोलते हैं। तो टैक्स वे अनिवार्य भुगतान है जो सरकार द्वारा नागरिकों एवं संस्थाओं के बिना प्रत्यक्ष प्रतिबल दिए सार्वजनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वसूल किया जाता है। आधुनिक जन कल्याणकारी राज्य में कराधान सरकार की आय का प्रमुख स्रोत होता है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने कराधान के 4 प्रसिद्ध सिद्धांत बताए जिन्हें कैनोस ऑफ टैक्सेशन कहा जाता है। यानी पहला सिद्धांत इसके अंदर आता है समानता का सिद्धांत। पहला कौन सा है, समानता का सिद्धांत। प्रत्येक व्यक्ति को किसी अपनी आय एवं क्षमता के अनुसार कर देना चाहिए जिससे कर भार का न्याय संगत वितरण होता है। दूसरा है निश्चितता का सिद्धांत, तो कॉमन ऑफ गारंटी, तो करदाता को यह स्पष्ट होना चाहिए कि उसे कितना, कब और किस प्रकार कर देना है, किस प्रकार टैक्स देना है। तीसरा है सुविधा का सिद्धांत। कैसा है, सुविधा का सिद्धांत, यानी कर वसूली ऐसी होनी चाहिए जिससे करदाता को अधिक असुविधा नहीं हो। चौथा पॉइंट है मितव्ययिता का सिद्धांत। कैसा है, मितव्ययिता का सिद्धांत, यानी कर संग्रहण को लागत न्यूनतम होनी चाहिए। अगला पॉइंट आता है करों का वर्गीकरण। तो पहला आता है प्रत्यक्ष कर, जिसका भार उसी व्यक्ति पर पड़ता है जिसने कर लिया जाता है, उदाहरणतः आयकर, निगम कर। दूसरा आता है अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स, यानी जिसका भार दूसरे व्यक्ति पर स्थानांतरित किया जाता है, उदाहरणतः जीएसटी और सीमा शुल्क। और तीसरा आता है प्रगतिशील कर, यानी आय बढ़ने पर कर की दर बढ़ती है, जैसे अनुपातिक कर हो गया। चौथा पॉइंट है अनुपातिक कर हो गया। अनुपातिक कर कौन से, जैसे सभी आय स्तरों पर समान कर लागत होती है और एक उत्तम कर प्रणाली वह होती है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन है करों के प्रभाव, इंपैक्ट कर भार का तथा कर विवर्तन की व्याख्या कीजिए।
तो कर लगाने के बाद उसका वास्तविक भार किस पर पड़ता है, इसका अध्ययन सार्वजनिक वित्त में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी संदर्भ में कर प्रभाव, कर भार एवं कर विवर्तन की अवधारणा विकसित होती है विद्यार्थियों। इसके अलावा पहला पॉइंट है कर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, यानी जिस व्यक्ति या संस्था पर प्रारंभ में कर वसूल किया गया है, लगाया जाता है, उस पर कर जो तत्काल प्रभाव पड़ता है उसे वे कर प्रभाव कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि सरकार किसी उत्पादक पर जीएसटी लगाती है तो प्रारंभिक प्रभाव उत्पादक पर पड़ेगा। फिर दूसरा पॉइंट है कर भार, यानी अंततः जिस व्यक्ति को कर का वास्तविक भार वहन करना होता है उसे कर भार कहते हैं। यदि उत्पादक वस्तु की कीमत बढ़ाकर कर का बोझ उपभोक्ता पर डाल देता है तो वास्तविक कर भार उपभोक्ता पर पड़ेगा। तीसरा पॉइंट क्या है, कर विवर्तन, तो जब करदाता कर के भार को किसी अन्य व्यक्ति पर स्थानांतरित कर देता है तो उसे कर विवर्तन कहा जाता है। कर विवर्तन के प्रकार की बात करें तो कर विवर्तन के प्रकार आते हैं, पहला अग्रगामी विवर्तन, यानी उत्पादक कीमत बढ़ाकर कर का भार उपभोक्ता पर डाल देता है। यानी दूसरा अगला इसके अंदर खे आता है पश्चगामी विवर्तन। पश्चगामी विवर्तन के अंदर आपको पता होना चाहिए कि बैकवर्ड शिफ्टिंग, यानी उत्पादन कारकों को कम भुगतान करके कर का भार पीछे स्थानांतरित करता है। कर विवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से, तो एक तो महत्ता है मांग की लोच, दूसरा पूर्ति की लोच, बाजार की प्रकृति, वस्तु का महत्व, प्रतिस्पर्धा की स्थिति। और महत्व की अगर बात करें तो कर भार का अध्ययन सरकार को न्यायपूर्ण कर नीति बनाने में सहायता करता है। यह बताता है कि कर का वास्तविक प्रभाव समाज के किस वर्ग पर पड़ रहा है। कर प्रभाव, कर भार तथा कर विवर्तन सार्वजनिक वित्त के महत्वपूर्ण विषय हैं। इसके अध्ययन में कर प्रणाली की वास्तविक प्रभावशीलता एवं न्याय संगत को मूल्यांकन किया जाता है विद्यार्थियों। नेक्स्ट आपके लिए 15 नंबर क्वेश्चन है, सार्वजनिक ऋण का प्रकार, अर्थ, स्रोत एवं प्रभावों का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो जब सरकार अपनी आय से अधिक व्यय करती है यानी खर्च करती है तो उससे अतिरिक्त धन की आवश्यकता होती है। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए सरकार जो ऋण लेती है उसे सार्वजनिक ऋण, पब्लिक डेब्ट कहा जाता है। आधुनिक कल्याणकारी राज्य में विकास योजनाओं और आधारभूत संरचना निर्माण तथा सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए सार्वजनिक ऋण महत्वपूर्ण साधन बन गया है। पहला पॉइंट आता है सार्वजनिक ऋण के प्रकार की बात करें तो पहला आता है आंतरिक ऋण। इसके अंदर कौन सा आता है, आंतरिक ऋण, इंटरनल डेबिट, यानी देश के नागरिकों, बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं से लिया गया ऋण होता है। दूसरा आता है बाह्य ऋण, यानी विदेशी सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं एवं विदेशी बैंकों से लिया गया ऋण बाह्य ऋण होता है। तीसरा आता है अल्पकालीन ऋण, यानी 1 वर्ष या इससे कम अवधि के लिए लिया गया ऋण होता है अल्पकालीन ऋण। चौथा आता है दीर्घकालीन ऋण, यानी लंबी अवधि के विकास कार्यों हेतु लिया गया ऋण दीर्घकालीन ऋण माना जाता है। फिर आता है सार्वजनिक ऋण के स्रोत। क्या आता है सार्वजनिक ऋण के स्रोत, तो इसके अंदर पहला पॉइंट है जनता से उधार लेना, वाणिज्यिक बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, विश्व बैंक एवं IMF, विदेशी सरकार इसके अंदर शामिल होती है। अगला पॉइंट है सार्वजनिक ऋण के प्रभाव। तो पहला पॉइंट है सकारात्मक प्रभाव की अगर बात करें तो आर्थिक विकास को गति मिलती है, आधारभूत संरचना का विकास होता है, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, आपातकालीन परिस्थितियों में वित्तीय सहायता प्राप्त होती है विद्यार्थियों। फिर नेगेटिव अप्रोच की बात करें, नेगेटिव प्रभाव की बात करें तो ब्याज भुगतान का भार बढ़ता है, भविष्य की पीढ़ियों पर ऋण का बोझ बढ़ सकता है, अत्यधिक ऋण मुद्रास्फीति को बढ़ा सकता है और विदेशी ऋण आर्थिक निर्भरता बढ़ा सकता है विद्यार्थियों। तो फिर इसका निष्कर्ष क्या है, तो निष्कर्ष यही है कि सार्वजनिक ऋण आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण साधन होता है, पर इसका उपयोग विवेकपूर्ण एवं उत्पादक कार्यों में होना चाहिए। यदि ऋण का सही उपयोग किया जाए तो ये विकास का इंजन बनता है, अन्यथा ये वित्तीय असंतुलन का कारण भी बन सकता है विद्यार्थियों। ये मैंने आपको लघुतरात्मक क्वेश्चन करवा दिए। अब क्या है, कुछ है ना थोड़ा बड़े वाले क्वेश्चन से एक क्वेश्चन ये अक्सर पूछा जाता है, बजट घाटे की विभिन्न अवधारणाएं। तो इसके अंदर बड़े वाले दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन भी है PDF में, जो मैं आपको YouTube पे देखो नहीं करवा सकता। मैंने लगभग आपको लघुतरात्मक सारे क्वेश्चन करवा दिए। अब एक पॉइंट आता है बजट घाटे की अवधारणा, इसको हम पढ़ने वाले। जब सरकार का व्यय उसकी आय से अधिक हो जाता है तब बजट घाटा उत्पन्न होता है। और भारत में बजट घाटे की प्रमुख अवधारणाएं, पहला आता है राजस्व घाटा। क्या आता है, राजस्व घाटा, यानी जब सरकार का राजस्व व्यय उसके राजस्व प्राप्तियों से अधिक होता है तब राजस्व घाटा उत्पन्न होता है। इसके अंदर पॉइंट है राजस्व घाटा बराबर क्या होता है, तो राजस्व घाटा बराबर राजस्व व्यय एवं राजस्व प्राप्तियां। ये दर्शाता है कि सरकार अपने दैनिक प्रशासनिक व्यय को भी अपनी आय से पूरा नहीं कर पा रही है। दूसरा था राजकोषीय घाटा, यानी ये सरकार की कुल उधारी आवश्यकता को दर्शाता है। राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय यानी राजस्व प्राप्तियां एवं गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां, ये सबसे महत्वपूर्ण बजट घाटा माना जाता है।
तीसरा होता है प्राथमिक घाटा। तो ये राजकोषीय घाटे में जो ब्याज भुगतान को बढ़ाने घटाने का प्राप्त होता है। फिर प्राथमिक घाटा यानी राजकोषीय घाटा, ब्याज भुगतान, ये वर्तमान वित्तीय वर्ष की वास्तविक उधारी आवश्यकता को दर्शाता है। चौथा पॉइंट आता है बजटीय घाटा। तो ये कुल आय और कुल व्यय के बीच का अंतर स्पष्ट होता है और वर्तमान में इसका उपयोग अपेक्षाकृत कम किया जाता है। और भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक ऋण की अगर भूमिका की बात करें, यानी सार्वजनिक ऋण की भूमिका क्या है, तो भारत जैसे विकासशील देश में सार्वजनिक ऋण का महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। विकास योगदान का वित्त पोषण होना यानी पंचवर्षीय योजनाओं, आधारभूत संरचना, सामाजिक क्षेत्र के विकास में सार्वजनिक ऋण से महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है। आर्थिक वृद्धि की गति यानी सार्वजनिक निवेश के माध्यम से उद्योग, परिवहन, ऊर्जा एवं कृषि क्षेत्र का विकास संभव हुआ है। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता यानी जब कर राजस्व प्राप्त नहीं होता तब ऋण विकास कार्यों के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराता है। अगला आता है सामाजिक कल्याण यानी गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के संचालन में सार्वजनिक ऋण सहायक रहा है विद्यार्थियों। 5 पॉइंट है संकट प्रबंधन यानी आर्थिक मंदी, प्राकृतिक आपदाओं तथा अन्य आपातकालीन परिस्थितियों में सार्वजनिक ऋण ने सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान की है। फिर आप इसका सार्वजनिक ऋण का मूल्यांकन कर सकते हैं, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक ऋण विकास का महत्वपूर्ण साधन रहा है। इसके माध्यम से आधारभूत संरचना, सामाजिक सेवाएं, औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिला है। किंतु अत्यधिक ऋण और बढ़ते ब्याज भुगतान सरकार के लिए चिंता का विषय है। यदि ऋण का उपयोग उत्पादक कार्यों में किया जाए तो यह आर्थिक विकास को गति देता है, जबकि अनुत्पादक उपयोग वित्तीय अर्थ संकट उत्पन्न कर सकता है। और सार्वजनिक ऋण आधुनिक वित्तीय व्यवस्था का एक आवश्यक अंग माना जाता है और ये सरकार को विकास योजनाओं, सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों तथा आपातकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाता है। आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के ऋण आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और साथ ही राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा जैसे बजट संकेतक सरकार की वित्तीय स्थिति का अनुमूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करते हैं। भारत जैसे विकासशील देश में सार्वजनिक ऋण आर्थिक विकास का प्रभावी साधन है, परंतु इसका उपयोग विवेकपूर्ण उत्पादक उद्देश्यों के लिए किया जाना आवश्यक होता है ताकि आर्थिक प्रगति के लिए साथ वित्तीय स्थिरता बनी रहे। तो ये था विद्यार्थियों आपके लिए महामैराथन क्लास, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स की महामैराथन क्लास, जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और मैं आशा करता हूँ ये क्लास आपके लिए एग्जाम के टाइम रामबाण साबित होगी। यानी अगर आपने इसको 2 से 3 बार अच्छे से ध्यान से सुन लिया ना तो आपके पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा। बाकी मेरा आपसे यही निवेदन है कि सारे विद्यार्थी मिलकर क्लासेस को सपोर्ट किया करें। हर क्लास आपके लिए लगा रखिए। व्हाट्सएप चैनल पर आपको सारी क्लासेस की अपडेट्स, पीडीएफ नोट्स की नंबर और आपको साथ साथ में गेस्ट पेपर आपको उपलब्ध करवा जाते हैं। तो व्हाट्सएप चैनल भी जरूर करें, साथ में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट विद्यार्थियों।